हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बधियाकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बधियाकरण, इसको मैं एक और शब्द से आपको समझाऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। इस शब्द का मतलब होता है नसबंदी, जो इंसानों में होता है, ह्यूमन में होता है, लेकिन इसको हम पशुओं के भाषा में बोलते हैं कैस्ट्रेशन, यानी कि बधियाकरण। यह जो क्रिया होती है वो नर पशु में भी होती है और मादा पशु में भी होती है, दोनों में होता है। इस क्रिया के बाद क्या होता है, जो पशु होता है वो बच्चा पैदा करने योग्य नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं ले सकता है, प्रजनन क्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन उसके अंदर जो शुक्राणु पाया जाता है, यानी नर के अंदर जो शुक्राणु पाए जाते हैं, उस शुक्राणु की मृत्यु हो जाती है, जिससे पशु बच्चा पैदा करने योग्य नहीं रहता है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बधियाकरण के नाम से जानते हैं। चलिए हम बधियाकरण के बारे में आपको बताते हैं कि पशुओं के प्रजनन ग्रंथियों को निष्क्रिय करना, अर्थात प्रजनन ग्रंथियों को कार्यविहीन कर देना, जिसे ही बधियाकरण कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि नर जो पशु होते हैं उसके पास शुक्राणु पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सीमेन के नाम से जानते हैं। तो जो पशु का जिस नस में शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, उस नस को आप काट दीजिए, नस को भिन्न कर दीजिए, अलग कर दीजिए, तो उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो उसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो मृत रहेंगे, वो जीवित नहीं रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गाय को गाभिन करने के लिए जो सीमेन रहता है, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु अगर जीवित है तभी गाय गाभिन होगी, वरना गाय गाभिन नहीं हो पाती है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बधियाकरण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िएगा कि बधियाकरण का उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहिए बधियाकरण और उससे लाभ क्या होता है। तो चलिए आप इसमें समझिए कि प्रजनन शक्ति का प्रयोग अन्य कारण, यानी कि पशु अगर प्रजनन का कार्य कर रहा है तो उस प्रजनन की क्रिया के बाद उसको थकान महसूस होती है, उसको आलस महसूस होती है, तो उस आलस को दूर करने के लिए हम उसका आलस का दूसरा कार्य में प्रयोग करेंगे, जैसे मांस उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए, बैलों को कृषि कार्य करने के लिए। हमको पता है कि जैसे जो बकरा रहता है, बकरा से हमको मांस प्राप्त होता है, जो भेड़ रहते हैं उससे अपने को ऊन प्राप्त होते हैं, गाय बैल रहते हैं उनसे हम लोग कृषि का कार्य कराते हैं। तो अगर प्रजनन क्रिया में पशु भाग नहीं लेगा तो उसके स्थान पर हम उसका अदर कार्य कर सकते हैं। एक चीज और आपको मैं बताऊं, एक शब्द आप लोग सुने होंगे खस्सी के नाम से। खस्सी जो शब्द होता है वो बकरे में किया जाता है, उसका जो अंडकोश रहता है उसके आधे अंडकोश को अलग कर दिया जाता है या पीट करके नष्ट कर दिया जाता है, जिससे उसका मांस का जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे बढ़िएगा, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका पशुओं को मोटा करने के लिए। पशु अगर बार बार प्रजनन की क्रिया में भाग लेगा, जड़ल पशु है, तो अगर शुक्राणु उसके शरीर से बार बार निकलेगी तो वो पशु क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, शारीरिक रूप से कमजोर होना चालू हो जाएगा। तो पशु को अगर शारीरिक रूप से मजबूत होना है तो उसे प्रजनन की क्रिया से दूर रखना पड़ेगा। आगे बढ़िएगा, पशुओं को गोश्त एवं किस्म को सुधारने के लिए, जो चीज यहां पर मैं आपको बताया कि जो इसका हम लोग मांस के रूप में प्रयोग करते हैं, अगर वो पशु प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं लेगा, शुक्राणु अगर उसके शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो उसका जो मांस की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। आगे बढ़िएगा, पशुओं को प्रजनन रोकने के लिए इसका कार्य होता है। पशुओं को काबू पाने के लिए अगर आप बार बार पशु क्या होता है कि जो नर पशु होते हैं वो शुरुआती अवस्था में बेकाबू हो जाते हैं, किसी भी पशु को मारने के लिए दौड़ाते हैं, इंसान को मारने के लिए दौड़ाते हैं, क्योंकि उसमें अपार शक्तियां पाई जाती है। लेकिन जब उसका जो अंडकोश रहता है, यानी वृषण कोश जिसको बोला जाता है, उसको पीट करके जब अलग कर दिया जाता है तो पशु शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर महसूस करता है। कमजोर होता नहीं है लेकिन वो कमजोर महसूस करता है, जिससे हम पशु को काबू पा सकते हैं। आगे बढ़िएगा, जनन में अंग में लगने वाली बीमारी, पशु को जनन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं से पशु को क्या करते हैं, बचाया जा सकता है। पशुओं के उपयोगी व्यक्तित्व बनाने के लिए, यानी कि जो पशु रहे उस पर हम काबू पा सकें, जो किसान हैं उनसे कृषि का अच्छे से कार्य करा सकें, मांस उत्पादन करा सकें, इन सभी कार्यों को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बधियाकरण की क्रिया कर सकते हैं। बधियाकरण किस अवस्था में करना चाहिए, किस पीरियड में बधियाकरण करना चाहिए, तो जब नर पशु का जो आयु है 1 से 2 वर्ष का रहता है तब हमको इस कार्य को कर लेना चाहिए। आगे बढ़िएगा, बधियाकरण की कितनी विधियां होती है, तो बधियाकरण के हमारे पास 5 विधियां हैं। उसमें सबसे पहला विधि है वृषण कोश को पीटकर। यह एक बहुत ही दर्दनाक विधि है। दर्दनाक विधि मैं इसलिए बोला क्योंकि पशु को इसमें पटका जाता है, यानी कि गिराया जाता है, और गिराने के बाद जो पशु का अंडकोश जो रहता है, अंडकोश जो रहता है पशु का, उस अंडकोश को पत्थर की सहायता से पीटा जाता है। पत्थर की सहायता से जब पीटते हैं तो इसमें जिस नस की सहायता से इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, वो नस को पूरा
तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे पशु का जो जनन अंग है वो कार्य करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कार्य नहीं करता है, कार्य करता है, लेकिन शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है, और जो शुक्राणु बने रहते हैं वो मृत क्वालिटी के रहते हैं, जिससे गाय को गाभिन नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़िएगा, चीरा विधि के द्वारा, इसमें जो पशु का अंडकोश रहता है, इसमें चाकू की सहायता से तेज झाड़ से इसको चीरा लगा देंगे, तो बार बार ब्लड निकलेगा, जिससे जो शुक्राणु की नलियां रहती हैं, नस रहती है, वो कट जाती है। कटने से पशु बधियाकरण हो जाता है। आगे बढ़िएगा, कभी भी आप इन दोनों मेथड का अगर प्रयोग करते हैं, गांव देहात में अक्सर इस विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो पशु का चीरा लगाने के बाद मक्खी अक्सर इस जनन अंग में बैठता है, तो मक्खी के बैठने से मक्खी क्या करता है, अंडा दे देता है, तो पशु का जो पूरा जनन सिस्टम है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे पशु की मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी बधियाकरण का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस करने के बाद पशु के अंडकोश में हमेशा हल्दी और सरसों का तेल का लेप लगा देना चाहिए। अगर हम ये दोनों काम करते हैं, सरसों के तेल का लेप वगैरह लगा देते हैं, तो क्या होता है कि इसमें मक्खी वगैरह नहीं आता है, क्योंकि इस हल्दी सरसों के तेल से मक्खी थोड़ा सा दूर भागते हैं और पशु को थोड़ा दर्द कम होता है। आगे बढ़िएगा, इलिस्ट्रेटर द्वारा, यह एक प्रकार का लोहे अथवा रबर का छल्ला होता है। ये रबर का छल्ला इस आकृति, गोलाकार आकृति की होती है, और इसमें कसने के लिए एक स्क्रू लगा रहता है। इसमें पशु का अंडकोश को फंसाया जाता है और स्क्रू से उसको टाइट किया जाता है, जिससे धीरे धीरे पशु का जो अंडकोश रहता है वो धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाता है और सीमेन का निर्माण बंद हो जाता है। रासायनिक पदार्थ के द्वारा, आज के डेट में आधुनिक युग का जमाना है, इसमें पशु के बहुत सारे चिकित्सालय खुली हैं, जैसे आपको पता होगा कि IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपके इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित है। ये क्या है, यहाँ से बहुत सारे पशु के डॉक्टर, पशुओं के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, जिससे आज की डेट में ऐसा दवाई बनाया जा चुका है जो पशु के शरीर में इंजेक्ट करते हैं, उनके जनन अंग में इंजेक्ट करने के बाद पशु का जो जनन क्षमता है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस क्रिया से भी हम पशु का बधियाकरण कर सकते हैं, बर्डीजो कास्ट्रेटर के द्वारा। एक वैज्ञानिक थे जो इटली के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बर्डीजो। यह एक बहुत ही संतोषजनक विधि है और दर्दनाक विधि भी नहीं है। इन दोनों विधि में पशु को बहुत दर्द होता है, इस विधि में बहुत पशु को दर्द होता है, कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन इस विधि में जो पशु का अंडकोश रहता है उसके ऊपर में जो नस रहते हैं, उस नस को एक प्लास जैसे संरचना का एक यंत्र रहता है जिसको बर्डीजो कास्ट्रेटर कहते हैं, उस नस को काट दिया जाता है। नस को काट करके अलग कर देते हैं, उसी क्रिया को हम नसबंदी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इससे पशु के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होना बंद हो जाता है, सीमेन बनना बंद हो जाता है, जिससे पशु बधिया हो जाता है। बधियाकरण का सबसे मुख्य कार्य यह है कि जनन की शक्ति को पशुओं का अन्य कार्य में करना, क्योंकि हमारे भारत देश में आज भी जो अधिकतर किसान हैं पशुओं से खेती का कार्य करते हैं, पशु पाल करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर पशु मोटा नहीं रहेगा, ताजा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, तो पशु कृषि के कार्य में सहयोग नहीं कर पाएगा। और किसानों को कृषि के कार्य में सहयोग के लिए बधियाकरण कराना आवश्यक है। याद रखिएगा, यह क्रिया आपका गाय नहीं बैल में होता है, भैंसा में होता है, उसके अलावा आपका बकरा में होता है, भेड़ में होता है। तो जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पशु हैं उसमें हम इस कार्य को करते हैं। और अधिकतर जो हमारे किसान भाई जो बैल को पालते हैं वो बधियाकरण प्रोसेस को अवश्य अपनाते हैं और इन दो विधि का उपयोग करते हैं, जिससे पशु को कष्ट ज्यादा होता है लेकिन पशु के ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो यही था आपका बधियाकरण। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।